जय हिंद साथियों, मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी की तरफ से 70,000 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुका है। उन्हीं एग्जामिनेशंस को लेकर, उन्हीं वैकेंसीज को लेकर ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आप लोग भी तैयारी करोगे, फॉर्म भरोगे। और अगर आप लोगों का भी सपना है एक सरकारी जॉब लेने का, तो ये बहुत अच्छा मौका है। इसीलिए हम अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। अचानक से जब आपकी वैकेंसीज आती हैं या फॉर्म्स आते हैं तो वहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए हर दिन कुछ नया और एक बढ़िया से स्पेशल सेशन लेकर के आ रहा हूँ। अभी फिलहाल हम लोग सुपर 30, इससे पहले हमने सुपर 30 ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास ली थी। अभी हम लोग सुपर 30 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें 30 ऐसे वन वर्ड्स होंगे जो मज़ेदार होंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंट होंगे, एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में फ्रिक्वेंटली पूछे जा चुके हैं, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार। तो उनकी उम्मीदें आने वाले टाइम में फिर भी होंगी। और सबसे बढ़िया, CHSL 2021 के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं, बहुत सारी वोकैबलरी है, बहुत सारे वन वर्ड्स हैं जो डिफरेंट आए हैं। मतलब पिछले एग्जामिनेशन के रिपीट नहीं हुए हैं, कुछ नए वर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नए हम लोगों ने इसमें ऐड करे हैं, और बाकी कुछ पुरानी जो है पिछले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो दो चार काम होते हैं जो आपको खुद करने होते हैं। ठीक है, वो आपका काम होता है, बाकी मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ। पहली बात तो, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आपकी स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हर रोज क्लास लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया करो। इंग्लिश फाउंडेशन बैच अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ जाकर के मेरा इंग्लिश स्पेशल 4 अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें रिकॉर्डेड बैच भी है और लाइव भी है। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत कम फीस में, मात्र 299 रुपये में हम लोग लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ देते हैं वैसे ऑफर में। ठीक है, जब भी ऑफर आता है, और जनरली हमारा 599 रहता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं फॉर्मेट क्या रहता है। फॉर्मेट आपका ये रहेगा कि सबसे पहले आपका एक स्टेटमेंट लिखा होता है, और ये जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसको आपको एक शब्द में बोलना होता है। ये होते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का मतलब। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, आपको बहुत सारी बीमारियां हैं और उनकी एक ही दवा होती है। किसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, किन्हीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जब एक ही दवा होती है, तो उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रामबाण। बोलते हैं कि ये रामबाण है भैया, रामबाण इलाज है, इससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी कोई सी भी समस्या हो। अगर आप लोग ओपन स्टडी पर आ गए तो आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश से रिलेटेड हो या किसी अदर सब्जेक्ट से या इंग्लिश के किसी अदर पार्ट से, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो वही एक तरीके से आप रामबाण बोल सकते हैं। तो उस रामबाण को, ये बहुत फ्रिक्वेंट है और कॉमन वर्ड है, इसलिए मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है। सबको पता होता है कि पेनेसिया का मतलब क्या होता है भैया, पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण। ठीक है, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आपको हिंदी नहीं मिलेगी, इंग्लिश से ही आपको सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको अभी से आदत डालने की बोलूंगा। अब बात आती है कि सर जो बाकी के वर्ड्स हैं, क्या ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं? वन वर्ड्स पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी एक्स्ट्रा जो आपके वर्ड्स होते हैं, जो ऑप्शन में दे रखे हैं, इनको भी आपको बढ़िया तरीके से समझना, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहां पर एनाल्जेसिया एक वर्ड होता है, ये भी इसी तरह का एक वर्ड होता है, ये भी एक दवाई होती है। इटर्नल एक रिलेटेड, इन्हीं से रिलेटेड होता है, और मोर्टल भी इन्हीं से रिलेटेड होता है। देखो, एनाल्जेसिया का मतलब होता है एक ऐसी दवा जिससे आप अपने दर्द का एहसास नहीं करते हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है, वो दवा दे दो, आपका दर्द खत्म हो जाता है। इटर्नल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, जो हमेशा हमेशा के लिए ही रहने वाली है। जैसे सूरज हो गया, ठीक है, धरती हो गई, चंद्रमा हो गए, ये हमेशा रहने वाले हैं। और मॉर्टल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जिंदा रहे, व्यक्ति हो या कोई भी क्रिएचर हो जो कभी मरे ना, सॉरी, मरने वाला, नश्वर, जो मर जाता है। मतलब कि बोलते हैं एक तो होता है अमर, इमॉर्टल, और एक होता है मॉर्टल। इमॉर्टल होता है अमर, और मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, यानी कि नश्वर, ऐसा कोई व्यक्ति जो मर सकता है। तो इस तरह से हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। हमने कहा कि भाई समझाने की गारंटी हमारी है। आप किसी भी चीज़ की सीखने की उम्मीद में अगर आप लोग आते हो कि मुझे ये वाली चीज़ सीखनी है और मुझे उम्मीद है कि मैं सीख जाऊंगा, तो आपकी उम्मीद बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। समझाने की, सिखाने की, याद कराने की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। इंग्लिश में चाहे कुछ भी पढ़ लो आप, ठीक है, चाहे ग्रामर हो, वोकैबलरी हो, या कोई अदर पार्ट हो, मज़े से पढ़ाएंगे।
टेंशन मत लेना, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है लास्ट में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि चारों वर्ड और उसका स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी के जो वर्ड्स हैं, एनाल्जेसिया पीड़ानाश एक दवा होती है, पीड़ानाशक। एटर्नल का मतलब होता है अनंत। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो मरणशील होता है। आप हिंदी में लिखना चाहो शुद्ध हिंदी में, मरणशील, कोई भी ऐसा क्रिएचर जिसकी मृत्यु निश्चित है कि हाँ ये मरना तो है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो मैन इज मॉर्टल है, ये कहावत भी है, आप लोगों ने सुनी होगी। अब क्लास को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में समझा दिया मैंने। यही चीज़ें मैं आप लोगों को आगे भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड अप करते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर कम टाइम में मिल जाती हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो भाई साहब मजा ही कुछ और है। ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब होता है मजाक से भरा हुआ। ड्राइंग डीलिंग विद द करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। अभी कोई करंट इवेंट बन रहा है, जैसे कि अभी कोई करंट इवेंट चल रहा है या पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे कि अभी अग्निपथ चल रहा है, उसको लेकर किसी ने एक स्केच बना दिया, एक चित्र बना दिया, एक ह्यूमरस, जिससे आपको हंसी आ जाती है। तो ऐसी कोई ड्राइंग जिससे आपको हंसी आ जाए, वो भी करंट इवेंट को लेकर, तो आप उसको क्या कहोगे? क्या उसको स्केच कहोगे? स्केच क्या होता है, इलस्ट्रेशन क्या होता है, कार्टून क्या होता है, स्किट क्या होता है? इवन ये चारों एक दूसरे के सिनोनियम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके चारों ऑप्शन एक जैसे दे दिए जाते हैं, जो कि अक्सर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। हमेशा याद रखना, वही फॉर्मेट में आप लोगों को यहां पर डिस्कस करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है भाई। और इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को डेली क्लास के तुरंत बाद जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं। बाकी सीएचएसएल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, सारी की सारी शिफ्ट्स के मैं आप लोगों को जल्द से जल्द डिस्कस कराने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन स्टडी, वहीं पर पीडीएफ मिलेगी इसकी, और ये वही वाइट फॉर्मेट में मिलती है, ठीक है। चलिए, तो उसको हम लोग कहेंगे कार्टून। क्या कहेंगे? कार्टून। है वैसे सारे के सारे वर्ड चित्रण से रिलेटेड, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है। देखो, कार्टून तो हो गया आपका इसका आंसर, जो जिससे आपको देख करके हंसी आ जाती है। इलस्ट्रेशन क्या होता है? किसी भी चीज का चित्रण, जैसे कोई भी चीज आपने देखी और उसको बना दिया चित्र के रूप में, ठीक है। और स्केच होता है पेंसिल की, जो आपकी ब्लैक जो स्केच होती है, पेंसिल से जो चीज बनाई जाती है किसी को देख करके, हैंड राइटिंग ऐसे करके, उसको स्केच बोलते हैं। स्किट होती है कोई भी ऐसी ड्राइंग जिससे एक तरीके से मजाक से भरी हुई ड्राइंग ऐसे बना देता है कोई गलत सलत ऐसे करके, तो उसको भी स्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, और लगभग मीनिंग सबका एक जैसा है। लेकिन फिर भी आपको इनमें से कोई एक वर्ड चूज करना है, तो आप क्या करोगे? कार्टून। क्लियर है भैया? इलस्ट्रेशन होता है किसी भी चीज का चित्रण, मतलब किसी भी चीज को देख करके आपने उसको फोटो के थ्रू डिलीवर कर दिया। आपने कुछ बोला, उसका फोटो बना दिया और उसको चित्रित कर दिया, तो उसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। चलिए, 2 फॉर्मेट आपके कंप्लीट है। आगे चलते हैं, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग, किलिंग मतलब मर्डर, यानी कि मौत हो गई, किसी की मौत हो रही है। लेकिन मर्सी किलिंग का मतलब होता है एक ऐसी मौत जैसा आप चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं यार मैं बहुत ही बुरी मौत ना मरूं, किसी बीमारी से ना मरूं, मैं अपने आप ऐसे ही मर जाऊं, और जैसा वो चाह रहा है उसकी मृत्यु अगर वैसे ही हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। मतलब आप इसको कह सकते हैं स्वेच्छा की मौत, आप इसको बोल सकते हैं स्वेच्छा की मौत, या फिर बोल सकते हैं इच्छा मृत्यु। मर्सी किलिंग को क्या कहते हैं? अब इसका वन वर्ड क्या होना चाहिए? क्या सुसाइड को इच्छा मृत्यु कहते हैं? देखने में सुनने में तो यही लग रहा है, लोग ऐसे ही सोचते हैं चलो मेरी इच्छा से मृत्यु हो रही है, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। भाई, इसको इच्छा मृत्यु नहीं कहते, ये तो आप मजबूरी की मौत कहते हैं, मजबूरी की मृत्यु कहते हैं। मजबूरी में आदमी मरता है, सुसाइड करता है ना। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। हाँ, यूथनेसिया एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इमोलेशन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। उससे भी पहले एस्फिक्सिएशन का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, इमोलेशन तो मृत्यु से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब होता है बलिदान या कुर्बानी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब खुद से नहीं मरेगा, जब किसी की कुर्बानी दे देते हैं, किसी के लिए कोई दूसरा मर जाता है, अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए मर जाता है, उसको बोलते हैं इमोलेशन, ठीक है। एस्फिक्सिएशन होता है जब हम किसी की सांस को बंद कर देते हैं, किसी की सांसों को रोक करके जब किसी की मृत्यु की जाती है, तो उसको श्वास रोध मृत्यु बोलते हैं, यानी कि एस्फिक्सिएशन बोलते हैं। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं एस्फिक्सिएशन, क्योंकि ये रिपीटेड वर्ड है, एग्जामिनेशन में पूछा गया वर्ड है, एसएससी का फेवरेट वर्ड है। ये सारे के सारे बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, ठीक है। तो एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग मीन्स हो जाएगा यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, और वर्ड मीनिंग हमेशा थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्ड मीनिंग्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। EUTHANASIA, ये होता है यूथनेसिया, बोलते हैं इसको यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु, ठीक है।
सुसाइड आप लोग समझिए, इमोलेशन होता है बलिदान या कुर्बानी, ठीक है। और एस्फिक्सिएशन, एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है श्वास रोधक मृत्यु। क्लियर। बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, ध्यान से सुनिएगा। सर्वाइवल क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिस पर आप जिंदा रहते हैं और उसमें भी जिनकी आपको ज़रूरत होती है, उसमें भी आपको बहुत ही कम, और वो भी कभी कभार। कहने का मतलब बस आपको कुछ भी मिल जाए यार इस समय बस खाने को। जैसे कुछ टाइम ऐसा हो जाता है, कभी कभी एक व्यक्ति के पास ऐसा टाइम हो जाता है, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए वो खा लेगा, भूख बहुत तेज है। पहली चीज सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए नीडेड, जिसकी आपको जरूरत है, खाने की जरूरत है, बहुत कम खाना मिल रहा है और वो भी कभी कभार। कहने का मतलब यहां पर मैं दो शब्द सिखाऊंगा, एक होता है सस्टिनेंस और एक होता है सबसिस्टेंस। एक होता है सबसिस्ट वर्ब होती है, एक सस्टेन वर्ब होती है। इन्हीं से बने हैं दोनों वर्ड, ये दोनों नाउन हैं। इनसे पहले जो वर्ड लिखे हैं ये वर्ब हैं। तो अभी फिलहाल आप इनको नाउन की तरह पढ़ोगे, नाउन की तरह पढ़ेंगे तो इनका मतलब क्या होता है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है तो दोनों एक दूसरे के सिनोनियम, वैसे देखा जाए तो दोनों सिनोनियम है भैया। ऐसे ही क्वेश्चन तो आपके दिमाग को खराब कर देते हैं एग्जाम में, जब दो या तीन या चारों ऑप्शन एक जैसे होते हैं। अब हम चूज कौन सा करें, उसमें से सेलेक्ट कौन सा करें भैया, तकलीफें बड़ी हैं। समझ गए मेरी बातें? तो यहां पर सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है आपका जीविका। जीविका मतलब एक ऐसी चीज जिससे आपका दाना पानी चलता है। जैसे आप डेली जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है और आपका जो है खाना पीना चल रहा है, कपड़े पहन लेते हो, खा लेते हो और अपना घर चला लेते हो, बस इतना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हो। इसको हम सस्टेनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेनेंस। एक होता है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस में मतलब होता है जैसे कोई रिक्शे वाला है तो उसको, वो भी जिंदा है, कोई झुकी डाल के रह रहा है वो भी जिंदा है, जिंदा वो भी है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट चीजें नहीं है जितनी उसके पास होनी चाहिए। जिन चीजों का उसके पास सच में एक राइट है वो उसके पास नहीं है। जैसे अगर आपको जंगल में भेज दिया जाए तो आप तब भी बिना खाने पीने की 10 दिन तो गुजार ही दोगे कैसे न कैसे करके, क्योंकि वहां पर अपने आप को जिंदा रखने की आपके अंदर ज्यादा होगी। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता होगा वो भी खाना सीख जाएगा क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो उस जगह को, उस चीज को हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस। मतलब कहने का जिंदा तो रहता है लेकिन उसको जितनी चीजों की जरूरत है उतनी भी नहीं मिल पाती हैं, तो उसको हम लोग सबसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। पहले मीनिंग में बता देता हूं। गुजर बसर का मतलब होता है जैसे एक बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गरीब इंसान है, उसको सुबह नाश्ते में कम से कम बिस्किट तो मिलने चाहिए ना, कम से कम उसको नाश्ते में पराठे तो मिलने चाहिए ना। ये तो उसका एक नॉर्मल हक है ना, एक नॉर्मल इंसान का हक है। अगर इतना खा रहा है तो कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है कि एक 5 रुपए का पैकेट जो है बिस्किट का खा रहा हो या फिर एक एक जो है पराठा खा रहा हो, है ना, नाश्ते में। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहा है, अपने परिवार में सिर्फ एक ही बार खाना खिला पा रहा है, दूसरी बार खाना तक नहीं खिला पा रहा है, वो भी उस खाने को भी मतलब ये मान लो बिना सब्जी के या कुछ ऐसे करके खा रहा है, उसको हम लोग गुजर बसर कहते हैं। सबसिस्टेंस, कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए खाने को। और सस्टेनेंस मतलब होता है कि जितना चाहिए बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है दोनों सिनोनिम, दोनों में फर्क है। एक होता है सस्टेन। सस्टेन से कहते हैं एक किसी चीज को बनाए रखना, और सस्टेनेबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो टिकाऊ है, जो लंबे समय तक रुकी रहती है, एकदम सस्टेन रहती है एक जगह पर, उसको कहते हैं सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, लंबा चलने वाला। और सप्लीमेंट तो आप लोग देखा होगा, जिम वाले सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं तो वो क्या कहते हैं कि उनकी चीज़ों में, उनकी बॉडी में कभी कोई चीज़ जो है कमी लगती है प्रोटीन वगैरह की, वो उसको पूरा करते हैं, तो उसको सप्लीमेंट को मतलब होता है पूरा करने वाला, कवर करने वाला, ठीक है। कुछ लोग मुझे देख के बोल रहे होंगे कि सर आप भी लेते हो क्या? मैंने आज तक कभी एक चेक भी, टेस्ट भी नहीं किया कैसा होता है सप्लीमेंट वगैरह, है ना, क्योंकि खाना पीना खाओ, शुद्ध खाना खाओ, बढ़िया चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, नॉर्मल, जिन पर आपका अधिकार है। क्रिएचर जो हमारे जो है क्या बोलते हैं, नेचर ने जो चीज़ें दी हैं, है ना, वही बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट होते हैं, है ना। तो उन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा है मुझे। सप्लीमेंट वगैरह हम लोग नहीं लेते हैं और ना लेना चाहिए, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा आपको, कभी भी नहीं दूंगा, नेवर, भले ही वो कितने भी लोग सलाह देते हैं, नहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहें, एक तरीके से ऐब होते हैं। हाँ, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, जैसे मान लो आप गए लंदन घूमने, लंदन छोड़ो, आप किसी दूसरे शहर में चले गए, चेन्नई चले गए यहाँ से, तो वहाँ जाओगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ अजीब सा लगेगा, सब कुछ डिफरेंट लगेगा। अब डिफरेंट लगेगा तो आपको अगर वहाँ गलती से भी अपने एरिया का इंसान दिख गया, जैसे चेन्नई में अगर आपको उत्तर प्रदेश का इंसान दिख गया या अपने शहर का, अपने आसपास का दिख गया, आपकी भाषा बोलते हुए, आप बड़े खुश हो जाते हो, यार थैंक यू यार कोई तो मिला। या फिर आप मान लो विदेश चले गए, वहाँ सब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, वहाँ पर कोई गलती से भी इंडियन मिल जाए, भाई साहब ये समझ लो पता नहीं क्या मिल गया, है ना।
तो वही चीज होती है, उसी को बोलते हैं ऐसे लोग जो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको देश भाई बोलते हैं हिंदी में, कॉम्पैट्रियट्स। क्या बोलते हैं? कॉम्पैट्रियट्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पैट्रियट्स और कॉम्पैट्रियट्स दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों अलग हैं। ये पैट्रियट्स तो जानते हो, जो देश पर मर मिटने वाले होते हैं उनको बोलते हैं देशभक्त लोग, पैट्रियट्स। और कॉम्पैट्रियट्स होता है देश भाई, एक ही देश से बिलोंग करने वाले लोग। कॉमरेड क्या होता है? किसी भी कंपनी में जब एक साथ काम करते हैं वो लोग होते हैं। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो किसी ट्रिप पर, तो आपके साथ कलीग्स जा रहे हैं, आपके साथी जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉमरेड। ठीक है। एक होता है नेटिव। नेटिव क्या होता है? एक पर्टिकुलर जगह का निवासी। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो नेटिव है, जो मेरा मूल निवास है वो कहाँ है? मेरा उत्तर प्रदेश है। ऐसे आपने बोल दिया ये आपका बिहार है, तो आप जिस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं वो आपका नेटिव, आप वहाँ के नेटिव। मैंने कहा नेटिव है, ठीक है। तो नेटिव मतलब होता है मूल निवासी। क्लियर है? एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करने वाले। आगे बढ़ते हैं। एन अनएजुकेटेड पर्सन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, जिसको कभी एजुकेशन ही नहीं मिला है, तो आप उसको क्या कहोगे? क्या आप उसको जोकर कहोगे? क्या आप उसको क्लाउन कहोगे? नहीं कहोगे। क्या आप उसको इंस्ट्रक्टर कहोगे या उसको इलिटरेट कहोगे? इलिटरेट कहेंगे ना भाई, ये होता है अनपढ़ व्यक्ति, एकदम गंवार। गंवार का मतलब वो नहीं कि गांव से बिलोंग करता है, मैं हर बार यही बात बोलता हूँ। गंवार का मतलब होता है असभ्य व्यक्ति, जिसको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। इलिटरेट जिसको बोलते हैं, हिंदी में अनपढ़ या अशिक्षित बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर जोकर और क्लोन की, कि जोकर और क्लोन दोनों में फर्क क्या होता है। जोकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको हंसाता है, और क्लोन जो व्यक्ति होता है वो भी आपको हंसाता है, दोनों फर्क होता है। जोकर जो होगा वो अजीब तरह का बन के आएगा, तरह तरह का बन के आएगा, अपने जो असली भेष है उसमें नहीं आएगा। कभी नाक लगा लेगा, कभी टोपी लगा लेगा, कुछ भी अजीब से कपड़े पहन के आएगा, उसको जोकर कहते हैं। लेकिन क्लाउन, क्लाउन जो वर्ड होता है वो कोई भी हो सकता है। जोकर को आप क्लाउन बोल सकते हैं, क्लाउन को आप जोकर नहीं बोल सकते। ठीक है। क्लाउन होता है मस्खरा, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति को हंसाने का काम करता है किसी भी एक्टिविटी से। वो कैसी भी एक्टिविटी कर सकता है, कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है, किसी भी भेष में हो सकता है। नॉर्मल मैं भी आपके लिए क्लाउन हो सकता हूँ, मैं आपको हंसा रहा हूँ तो मैं क्लाउन हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं अपने जो है सर्कल में, कुछ दोस्त होते हैं जो हंसाते रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्लाउन बोलते हैं, ना कि जोकर। जोकर सिर्फ वही होगा जो अजीब सा भेष बना करके आपके सामने आएगा, सर्कस वाला। ठीक है भाई। इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। प्रशिक्षुक, ठीक है, प्रशिक्षक बोलता है। चलिए नेक्स्ट। अ पर्सन लर्निंग अ ट्रेड अंडर समवन, जब कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के अंडर काम करता है, उसको इंटर्नशिप, बहुत से लोग इंटर्नशिप को आंसर कर देते हैं। इंटर्नशिप एक अलग चीज होती है, वो भी इसी का सिनोनिम होता है, बट इसमें इंटर्नशिप है नहीं। आप इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं, आप अप्रेंटाइज भी बोल सकते हैं। SBI अप्रेंटाइज के फॉर्म निकले थे, हमने खूब सीरीज चलाई थी इसके लिए। ठीक है। यहां पर क्या होता है, जैसे आप ऑफिसर हो, आपके अंडर कोई काम कर रहा है, तो आप उसको जो है इंस्ट्रक्ट करोगे, आप उसको आदेश दोगे, कुछ भी जो है आप उसको अपने अंडर काम करने को बोलोगे, तो वो आपका अप्रेंटाइज है। क्या है? अप्रेंटाइज है, मतलब वो आपके अंदर रह के कुछ चीजें सीख रहा है। जो व्यक्ति आपके अंदर रह के ट्रेनिंग लेता है, कुछ चीजें सीखता है, उसको क्या कहते हैं? अप्रेंटाइज कहते हैं। इंटर्नशिप और इंटर्न भी बोल सकते हैं, जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको इंटर्न भी बोलते हैं। ठीक है। तो अ पर्सन लर्निंग अ ट्रेड अंडर समवन इज कॉल्ड अप्रेंटाइज। बाकी के तो आप जानते हैं, असिस्टेंट जो आपके काम में सहायता करता है उसको बोलते हैं। सेक्रेटरी जो होता है वो आपके नीचे एक पोस्ट पर पोस्टेड होता है, सचिव होता है। ठीक है, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, है ना। पंचायत आपने सीरीज देखी होगी, सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी। और यहाँ पर क्लर्क है, क्लर्क तो एक अपनी पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा, कोई भी ऐसा एक्शन है, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा काम है, कोई ऐसी जगह है विच इज अनलॉफुल, जो लॉफुल नहीं है, मतलब जिसके कुछ नियम कानून नहीं है, जो नियम कानून के तहत नहीं चल रही है, नियम कानून से बाहर चल रही है, अनलॉफुल है कोई भी चीज, तो उसको क्या कहोगे? क्या उसको लीगल कहोगे, या कोर्ट कहोगे, या बेल कहोगे, या इलिसिट कहोगे? बताओ। लीगल तो नहीं होगा, इलीगल होगा। तो या तो इलीगल कहो या फिर इलिसिट कहो। इलीगल और इलिसिट दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं भाई, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। ये तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बाकी लीगल हो गया आपका, पता है, कानूनी, जो कानून से रिलेटेड होता है। लॉफुल होगा तो आप उसको लीगल कहोगे। ठीक है। कोर्ट जो है वो आप जानते हैं, जहां से आपके आदेश आते हैं। और बेल होती है आपकी जमानत, जब किसी को पकड़ा जाता है कोर्ट में या फिर किसी गिरफ्त में ले लिया जाता है, तो लोग उसको क्या करते हैं? उसको छुड़ा लेते हैं अपनी जमानत देके, कि चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आज से ये गलत काम नहीं करेगा, तो मैंने उसकी बेल कराई है, ऐसे करके। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं,
देखो 2-4 बातों का हमेशा ध्यान रखना। वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग लाइक करा करो, ऐसे करके थंब बना दो फटाफट से, जैसा भी बन गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि रोजाना एड फ्री क्लासेस अगर आप लोगों को चाहिए तो ओपन स्टडी यूट्यूब ऐसा दिलेर आदमी है ना, दिलेर चैनल है ना, जो हर कोई नहीं कर सकता। अपनी सारी वीडियोस के ऐड हटा दिए हैं हमने, किसी भी वीडियो पर कोई ऐड नहीं आता है, ऐड फ्री क्लासेस चलती हैं, आराम से आपको बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उन्हें लालच है, हमें कोई लालच नहीं है फिलहाल। दूसरी चीज़ ध्यान से सुन लो कि जो आपका अभी फिलहाल तो नहीं, आगे का देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आगे मैं नहीं होगा ऐसा, आगे जो हमारी यूट्यूब की पॉलिसी है तो वो क्या होता है कि अगर आप लोग उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो अपनी तरफ से ऐड लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा है ना। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको हर क्लास की PDF, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट आता है छोटा मोटा, वो हर एक चीज़ की वीडियो नहीं बनती है तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, जहां पर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स चलता है, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सिखाया जाता है। कोर्स की फीस हमारी वैसे 599 रहती है, ऑफर प्राइस 299 रहती है, ठीक है। 299 में सबसे सस्ता बैच, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, सिर्फ ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर चलता है, और वो भी सटीक आपकी गाइडेंस के साथ। मतलब 200 में से 200 मैंने भी अपने एग्जाम में बनाए हैं, मेंस में मैंने भी 50 में से 50 फ्री में कई बार बनाए हैं, ठीक है। हर एग्जाम में मेरे इंग्लिश में 50 में से 50 रहते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइन, ठीक है, प्रॉपर चीज़ों को आइडिया, उनके एनालिसिस हमारे डे टू डे रहते हैं, तो चीज़ों में कमी नहीं छोड़ते। तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि सही जगह से पढ़ाई करें और अच्छे तरीके से अपने जो है मार्क्स बढ़ाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है। तो ये 2-4 काम है आपके लिए हैं, ये अपना जरूर ध्यान रखें। बाकी रेगुलर क्लासेस आप लोगों की यूट्यूब पर चलती रहती हैं। चलिए, ये आपका एक और क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है मेड और डन, कोई ऐसा काम है जिसको आपने किया है विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन। जैसे मैंने कहा कि भैया आज आप लोगों का जो है फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म भर दो, आपने तुरंत फॉर्म भर दिए, तुरंत आप पेपर देने चले गए 1-2 महीने बाद, क्योंकि आप भले ही आपने तैयारी नहीं करी लेकिन फिर भी आप लोग पेपर देने चले गए। क्यों भाई? जब तैयारी नहीं है फिर भी पेपर देने चले गए, अरे सर कहीं ना तो तुक्का तो लग ही जाएगा। तो वो काम जो आप विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन करते हैं, बिना पिछली तैयारी के करते हैं, उस काम को आप क्या कहोगे? उस काम को हम क्या कहेंगे? क्या इमीडिएट एक्शन कहोगे उसको, या उसको इम्प्रॉम्प्ट कहोगे, या उसको प्रॉम्प्ट कहोगे? याद रखना, प्रॉम्प्ट और इम्प्रॉम्प्ट दोनों सिनोनिम है, लेकिन दोनों में फर्क है। अर्जेंट भी एक वर्ड होता है। तो इसमें से जो आंसर आपको लगाना है वो लगाना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इम्प्रॉम्प्ट आपको करेक्ट आंसर लगाना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है भैया? दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, इन दोनों का डिफरेंस, प्रॉम्प्ट और इम्प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसका डिफरेंस में मीनिंग के जो है अकॉर्डिंग समझा देता हूं। देखो, इसका मतलब भी एक साथ तुरंत कोई एक्शन कर देना होता है। जैसे मैं गया तुरंत पेपर देने चला गया, और मैं भी पेपर देने गया, मेरी तैयारी थी लेकिन मैं गया जल्दबाजी में था। मेरी तैयारी तो थी लेकिन मैं गया तुरंत था, मैं लेट हो गया, मैं तुरंत पेपर देने चला गया, वो होता है प्रॉम्प्ट। यानी कि किसी भी काम में जल्दबाजी करना, तुरंत। मैंने कहा भाई साहब चाय लेकर के आओ, उसने तुरंत चाय ला करके दे दी। आपने कहा सर पानी लेकर के आओ, मैंने तुरंत आपको पानी पिला दिया, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। बट बिना किसी प्रीवियस प्रेपरेशन के जब कोई काम हम लोग कर देते हैं, कोई एक्शन कर देते हैं, उसको इम्प्रॉम्प्ट कहा जाता है। क्लियर है? अर्जेंट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा नीडी होती है, मतलब तुरंत उसकी जरूरत है, अर्जेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोलेंगे अति आवश्यक, है ना। अर्जेंट बेस पर हमें ये चीज चाहिए, अर्जेंट, उसको कहते हैं। इमीडिएट इम्प्रॉम्प्ट का बिल्कुल सेम आपका सिनोनिम होता है। तुरंत अगर आप कोई काम कर देते हैं, तुरंत आपने एक्शन ले लिया, तो इमीडिएट उसको बिल्कुल परफेक्ट आपका सिनोनिम हो जाएगा प्रॉम्प्ट का। ठीक है, दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अ हाउस वेयर चिल्ड्रन विद नो पेरेंट्स आर टेकन केयर, ऐसी जगह जहां पर, एक ऐसा घर है जहां पर बच्चों को जो है उनकी देखभाल की जाती है बिना पेरेंट्स के, उनके मम्मी पापा नहीं होते, तो उसको आप क्या कहोगे? उन बच्चों को अनाथ कहते हैं, ठीक है, ऑर्फन कहते हैं, और उस जगह को ऑर्फनेज कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर बच्चे रहते हैं, अनाथ आश्रम होता है, उसको अनाथालय बोलते हैं, तो उसको ऑर्फनेज कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही जवाब हो जाएगा। पहली चीज तो आपको आंसर देखना है कि आंसर क्या होगा। फिर आपको एक और चीज देखनी है कि जो बाकी के वर्ड्स हैं, क्या असल में इनका भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि ये भी वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये चीज पूछी गई तो ये नहीं पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें हम इन्हीं से करते हैं, क्योंकि ये तो पूछा जा चुका है कई बार।
हो सकता है वो इनसे क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो जरा चेक करते हैं, क्रीस एक वर्ड होता है, क्रीस, क्रीस का मतलब क्या होता है? एक तो ये वर्ड होता है, एक हॉस्पिटल होता है, ये क्या होता है, कॉमन सी बात है। नर्सरी आप जानते हैं जहां पर पेड़ पौधे लगे होते हैं। क्रीस को समझ लो, क्रीस होता है एक ऐसी जगह जहां पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। ऐसा नहीं उनके मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को ऐसी जगह, एक स्कूल होता है शिशु स्कूल ऐसे करके बोलते हैं, छोटे छोटे स्कूल जहां पर बच्चों को जीना सिखाया, मतलब रहना सिखाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। जैसे कि आजकल मॉडर्निटी के हिसाब से देखा जाए तो अपने बच्चों को वो एक ऐसे क्रीज में छोड़ देते हैं। वहां पर क्या होते हैं, जैसे कि बच्चे ने पॉटी कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उनकी देखभाल वो करते हैं, वो पालते हैं उसको, ठीक है, शाम को घर ले आते हैं। ऐसा होता है, वो ऑफिस जाते हैं तो शाम को घर ले आते हैं, ऐसे करके उसको क्रीज बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, यहां से यहां तक। वे लोग, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। वे लोग जो किसी पर्टिकुलर एक गेट को बिना परमिशन के एंटर कर देते हैं, उसको कहते हैं अतिक्रमण कर दिया इन लोगों ने। बिना परमिशन के, बिना किसी ऑर्डर के आप अगर किसी जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हो, तो आप उस पर बिना परमिशन के गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पासर वाय होते हैं, चलने वाले, आते जाते लोग, राहगीर जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ट्रेस पासर्स बोलते हैं अतिक्रमणकारी, जिनको हम लोग इसका आंसर बताएंगे। ट्रेस पासर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो बिना परमिशन किसी जगह पर, वैसे आप लोगों को जो है प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ तो लोगों ने ट्रेन तक जला दी, ठीक है, वहां किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण कर लिया। तो उन लोगों को ट्रेस पासर्स कहा जाता है, जो किसी चीज पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, ट्रेस पासर्स कहा जाता है, ठीक है। कल्प्रिट्स कौन होते हैं? कल्प्रिट्स जितने भी लोगों ने अटैक किया, जितने भी लोगों ने आतंक मचाया, उनको अब कल्प्रिट बना दिया गया है, यानी कि अपराधी घोषित कर दिए गए हैं कि ये अपराधी हैं, इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। एब्सकंड एक वर्ड होता है, एब्सकंड, जिसका मतलब होता है फरार होना, फरार होना, ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, सिर्फ एब्सकंड वर्ड, ठीक है। और एब्सकंडर्स होते हैं फरारी, फरारी मतलब वो कार नहीं, फरारी मतलब वे लोग जो फरार हो जाते हैं। जो कोई व्यक्ति जेल से फरार हो गया तो उसको बोलेंगे ये व्यक्ति जो है, इसको हम एब्सकंडर बोलेंगे। और ये क्या करके गया है, ये जिसने जो एक्शन किया है उसको एब्सकंड बोलेंगे, ही एब्सकंडेड, ऐसे करके। तो ये आपको पता चल गया, तीनों के तीनों वर्ड जो एक्स्ट्रा हैं उनका मीनिंग आपको पता चल गया, और जो मेन वर्ड है उसका भी मीनिंग आपको पता चल गया, ठीक है भाई। सभी को, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। देखो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि चलो भाई आप वहाँ चलते हैं, कहीं पर भी गए, आपने कहा नहीं भाई यार वहाँ पर तो मेरे पिताजी हैं, मुझे पहचान लेंगे, तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को बदल लेते हो, आप अजीब से कपड़े पहन लेते हो और फेस पर मास्क वगैरह से कुछ लगा लेते हो, अजीब सा भेष बना लेते हो। तो उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है, छिपा लेते हैं अपने आप को, पूरी तरह से बदल लेता है, मुंह चूच लगा लेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसने अपना भेष बदल लिया है, बहरूपिया बन गया है। तो उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्गाइज कहते हैं, खुद को छिपा लेना और अपने आप को पूरी तरह से बदल लेना, अपनी आइडेंटिटी को छिपा लेना, ठीक है। डिसेंबल होता है व्यंग रचना, मतलब एक अजीब सी जो है स्वांग रचना, एक अजीब सा ढोंग बनाना, अजीब जैसे कि लगी है नहीं है, रोड पर फैल गया है, मेरे जो है पैर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके बोलते हैं। ड्यूप होता है किसी को ठग लेना, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। और डिस्प्ले होता है सबके सामने रखना, किसी भी बात को आप सबके सामने रख देते हो, आई डिस्प्लेड दिस थिंग, ऐसे करके। तो डिसेंबल हो गया कुछ भी नौटंकी करना, स्वांग रचना जो है नहीं है वो दिखाना सबको। और डिस्गाइज होता है छिपा लेना अपने आप को, भेष बदलना। और ड्यूप मतलब धोखा देना, और डिस्प्ले मतलब दिखाना। तो सारे वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ एज क्राइटेरिया होता है, कुछ पर्टिकुलर एज के लोगों को पर्टिकुलर नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 तरह के वर्ड यूज किए गए हैं। एक होता है सेप्टुजेनेरियन, क्या बोलते हैं, सेप्टुजेनेरियन, सॉरी। एक होता है नोनाजेनेरियन, एक होता है सेंटिनेरियन, और एक होता है ऑक्टोजेनेरियन। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर एज लिमिट के लोग हैं। अब देखो, ये आप लोग जानते होंगे, जो जैसे सेप्टू मतलब हो गया 7, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। नॉन मतलब हो गया 9,
अपनी ट्यूनिंग से आप लोग कैसे पता करोगे? सेंट मतलब सेंचुरी, सेंट मतलब 100 होता है, और ऑक्टो मतलब 8 होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक एज के नहीं, एक एज क्राइटेरिया के बीच के लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है 70 से लेकर के 70 साल से लेकर के 79 तक अगर कोई व्यक्ति है, तो उसको हम सेप्टुजेनेरियन बोलेंगे। क्या कहेंगे? सेप्टुजेनेरियन। एक अगर जैसे ही 80 का हो जाता है फिर उसको ऑक्टो बोलते हैं। जैसे ही वो 80 का हो जाएगा या उससे ज़्यादा का हो जाता है 89 तक, तो उसको कहेंगे क्या? ऑक्टोजेनेरियन, ठीक है। अगर 80 या 80 से ऊपर का होता है 89 तक, 80 लगा होना चाहिए, 70 लगा हुआ है, 71 72 ऐसे करके 71 72 73 74 79 तक, 80 पहुंचते ही ऑक्टो हो जाएगा वो। अच्छा, नॉन मतलब 90 या फिर 90 से ज़्यादा 99 तक। जैसे ही वो 100 होता है या 100 से अबव होता है, 100 या फिर 100 से अबव होता है, तो उसको कहते हैं सेंटिनेरियन। क्या बोलते हैं? सेंटिनेरियन। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ पर्सन बिटवीन 90 टू 100 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने सब कुछ बता दिया है, उसके बावजूद भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे सर ने कहा था 90 या 90 से अब तो नॉन जेनेरियन हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये 90 से 99 तक है, लेकिन यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेंटिजेनेरियन, वो 100 का भी तो हो सकता है, 100 का भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर बिटवीन 90 एंड 100, 90 एंड 100, तो आपको ये नहीं, ये टिक करना होगा, इसमें 100 भी ऐड है। तो भाई साहब आपका सेंटिजेनेरियन जिसका आंसर हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये आपको कंफ्यूज, वो यहाँ पर 99 भी तो लिख सकता था, है। आपको अगर दिमागी यूज करना है तो यहाँ पर भाई 99 लिखो, लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। सीजीएल का क्वेश्चन है भैया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब बाकी के वर्ड्स में आप लोगों को देखो, मैंने तो समझा दिया। अब जब ये पीडीएफ आप तक पहुंचेगी तो आपके पास तो कुछ है नहीं, खाली हाथ जा रही है पीडीएफ, इतना इतना मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको सारी की सारी चीजें लिख के लाता हूँ, जिससे आप लोगों के पास परफेक्ट कंटेंट पहुंचे, जिससे आप बाद में भी पढ़ाई करना चाहो तो आपका नुकसान ना हो, आपको तुरंत समझ में आए। आपके हित में सोचते हैं, ठीक है। आपने भरोसा किया है ना, समझाने की पूरी गारंटी है, हर तरह से आपके साथ होंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। 100 और मोर देन मोर ईयर्स, ठीक है, 100 या मोर ईयर्स, ऐसे करके आगे चलते हैं। द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, एक ऐसी साइंस जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं कि साइंस जो है अपनी सोसाइटी को कैसे ग्रो किया जाए और उसकी फंक्शंस की कैसी जो उसकी फंक्शनिंग को कैसे पढ़ा जाए, समझा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड है सोशियोलॉजी, मतलब समाज शास्त्र, जिसमें सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में पढ़ाई की जाती है, उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र, जिसमें मानव जाति के बारे में पढ़ा जाता है, मानव विज्ञान जिसको कहते हैं। फिलॉसफी आप जानते हैं दर्शन शास्त्र होता है, और साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, जिसमें माइंड के बारे में पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो सारे के सारे लॉजी वाले वर्ड्स मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर करा रखे हैं रूट वर्ड्स में, ठीक है। तो उनको जा करके आप लोग देख सकते हैं, लॉजी, क्रेजी, साइड, ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने ओपन स्टडी चैनल पर पढ़ा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट। अच्छा, लोग जब अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडी, है ना। तो एनवायरमेंटल जो साइंस होती है उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? एनवायरमेंट के बारे में जिस साइंस में हम लोग पढ़ाई करते हैं वो होता है इकोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है आप जो है अपने पूरे के पूरे एनवायरमेंट की पढ़ाई जो है पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोनॉमिक्स मत कर देना, वो इकोनॉमिक्स अलग होता है, और इकोलॉजी भी मत कर देना, ये वाला इकोलॉजी अलग हो जाता है, ठीक है। ये इको से रिलेटेड हो जाएगा, साउंड से रिलेटेड, आपको ये इकोलॉजी यूज करना है, ठीक है। ECOLOGY। इन्वायरमेंटल स्टडी जिस साइंस के अंदर पढ़ाई हम लोग करते हैं उसको इकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी क्या होता है भैया? ये अभी पढ़ा था आपने, मनोविज्ञान, फिलोसफी भी पढ़ा था, ज्योग्राफी आप जानते हैं, भूगोल होता है। तो ये चारों के चारों वर्ड मीनिंग और इनके आंसर्स आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों का अपना एनवायरमेंटल है, कैसा एनवायरमेंटल है, आपके आसपास की चीज़ें कैसे हैं, आपके आसपास की चीज़ें आपसे किस तरह से कनेक्टेड हैं, उन चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं क्या? इकोलॉजी। क्लियर है भाई? चलिए अगला वन वर्ड, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स। बहुत प्यारा सा वन वर्ड है और इसके चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है।
इसके चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। हर एक वर्ड के अंदर वर्ड्स की बात होती है, वर्ड्स की कंटेंट की बात होती है, ठीक है। एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम लोग एक्सप्लेनेशंस, है ना, बहुत ही मतलब ऐसे वर्ड्स जो कम यूज होते हैं, या तो पुराने वर्ड हैं या फिर टेक्निकल वर्ड्स हैं जो जनरल यूज में नहीं आते हैं, या फिर बहुत ही रेयर वर्ड हैं, ऐसे वर्ड जिनको हम रेयरली यूज करते हैं। ऐसे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशंस की जो लिस्ट होती है, उस कलेक्शन को, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? डिक्शनरी तो सारे वर्ड्स की होती है, तो ये तो नहीं होगा। ग्लोसरी क्या होता है? ये किसी भी तरह के वर्ड्स का संग्रह होता है, वर्ड्स का कलेक्शन होता है, तो उसको ग्लोसरी कहते हैं। ये जो लेक्सिकॉन वर्ड होता है, ये पर्टिकुलर एक ऐसे वर्ड्स की लिस्ट होती है, वे वर्ड जो बहुत ही रेयरली यूज किए जाते हैं, या आप इसको शब्द शास्त्र भी कहते हैं हम लोग वैसे, ठीक है। लेकिन लेक्सिकॉन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर बहुत ही पुराने या फिर कुछ रेयर वर्ड होते हैं जिनको बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, तो इसी लिस्ट को लेक्सिकॉन कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग शब्द संग्रह, ठीक है। और ये ग्लोसरी होता है शब्दावली, जिसमें किसी भी तरह की कंप्लीट वोकैबुलरी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, किसी भी तरह की वोकैबुलरी हो, ठीक है। हर तरह की वोकैबुलरी को ग्लोसरी कहा जाता है। कैटलॉग तो किसी भी चीज़ की लिस्ट होती है, जैसे आप कुछ भी लिख करके ले जा रहे हैं, तो आपने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर भी तो वर्ड्स होते हैं, बट वो कैटलॉग या फिर उसको कंटेंट्स कहते हैं, ठीक है, या लिस्ट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पूरा समझ में आ गया होगा। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, आपको भी पता है यार, वाइन सेलर होता है। वाइन सेलर होता है एक ऐसी जगह जहां पर सेलर लगे होते हैं और उसके अंदर वाइन बनती है। वाइन सेलर के अंदर ही तो बनती है, CELLAR, वाइन सेलर बोलते हैं जहां पर दारू बनाई जाती है, उसके अंदर जो है बर्तन वर्तन लगा देते हैं, अंदर देखा होगा। तो अंडरग्राउंड प्लेस एक ऐसी जगह जहां पर दारू बनाई जाती है, अंडरग्राउंड, ठीक है, उसके अंदर वाइन रखते हैं, उसको जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलर कहते हैं, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं तहखाना, है ना। एक गैराज होता है जिसमें गाड़ी वाड़ी हम लोग खड़ी करते हैं या ठीक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मोटर खाना बोलते हैं, गैराज बोलते हैं। एटिक होता है अटारी, एक दीवार पर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नॉर्मली कोई जानवर या बच्चे नहीं पहुँच पाए, है ना, सिक्योर्ड एक ऊंची जगह होती है, उसको अटारी कहते हैं। और हॉल तो आप लोग जहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, घर में एक बहुत बड़ा एक कमरा होता है, उसको हॉल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ फुर्ती में। जिन चीज़ों में टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, स्पीड अप करते हुए बढ़ते चलना है ना। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, जब हम किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर एक ब्लेम या गिल्ट से मुक्त कर देते हैं। दो तरह का मुक्ति होती है, जैसे मैंने कहा कि आप पर एक अपराध है और वो अपराध साबित हो गया है, आपको जेल भेजा जा रहा है, आप जेल चले गए हो और जेल में आपने पूरी सजा काट ली है, अब आप वहां से रिहा हो रहे, तो आपको एक्विट किया जाएगा। भाई आपकी जो है सजा पूरी हो गई है, आपको रिहा किया जा रहा है, आपको छोड़ दिया जा रहा है। और अगर आपने कोई गलती कर दी है, पकड़े गए हैं और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट में गए, वहां से आपकी जो गलती है उससे मुक्त कर दिया गया कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये गलत ऐसी गलती से फंस गया है, इसकी असल में गलती नहीं है, और आपको छोड़ दिया जा रहा है, तो उसको एक्सोनरेट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, SSC के फेवरेट वर्ड्स हैं। रेप्रीमेंड भी बहुत प्यारा शब्द है, जब हम किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका हो जाएगा सही जवाब, आंसर, कि फ्री समबडी, जब हम किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, उसके ब्लेम या गिल्ट से बिल्कुल मुक्त कर देते हैं, तो उसको एक्सोनरेट कहा जाता है। रेप्रीमेंड मतलब होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूज बहाना, और एक्सक्यूज मतलब माफ करना भी होता है। नेक्स्ट, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर्स रेदर देन एज अ प्रोफेशन, मतलब मैंने कहा कि चलो यार आज ना क्रिकेट खेलते हैं, तो जाकर के क्रिकेट खेलने लगे। कुछ बड़े लोग होते हैं, आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, समझ गए? तो क्रिकेट खेलते हैं, फनविल सुना होगा आपने, समझ गए होंगे। तो जब वो लोग खेलने जाते हैं, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, जैसे करियर विल के टीचर्स होते हैं, सारे के सारे अपना मैच करते हैं, खेलने जाते हैं, तो एक्चुअली वो प्लेजर के लिए खेलने जाते हैं। हम लोग भी चले जाते हैं कभी भी खेलने, आप लोग भी चले जाते हो, आपका प्रोफेशन नहीं है, ऐसे ही खेलने जाते हैं। या फिर आपने किसी का काम कर दिया, कोई कुछ काम कर दिया आपने, तो कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो सिर्फ आप मजे के लिए कर रहे हो, आपने किसी दूसरे की हेल्प कर दी, या कुछ भी कर दिया, आपने किसी की झाड़ू लगा दिया ऐसी रोड पे, तो वो आपका प्रोफेशन नहीं है, आपने बस मजे के लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया, उसको कहते हैं शौकीन व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो मजे के लिए कोई काम करता है, उसको शौकीन कहते हैं। किसी भी काम को करने का शौक है, जैसे मुझे जो शौक है वो मुझे बाइक चलाने का बड़ा शौक है।
और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा राइडर हूँ, मतलब बहुत जो स्पीड में, ऐसा कुछ नहीं, बट बाइक पर जो है चलना मुझे कार से भी ज़्यादा चलने का मज़ा देता है। मतलब कार वार मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, वैसे तो है पसंद है, लेकिन बट मुझे बाइक ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है अपने चॉइस के हिसाब से। तो मैं वो कोई प्रोफेशनली नहीं करता, वो मेरा शौक है ना। तो बाइक चलाना क्या है, शौक है। तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं अमेचर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। और तो आपको पता चल गया आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी प्लेयर तो खिलाड़ी होते हैं, पर्टिकुलर एक फील्ड का खिलाड़ी है तो उसको पर्टिकुलर एक चीज़ का परफॉर्मर है। जैसे कि अगर कोई डांस परफॉर्मर है तो उससे सिंगिंग नहीं करवाओगे आप, और करवाओगे तो गलत हो जाएगी, होएगी नहीं। तो अदाकारी जो दिखाते हैं उसको परफॉर्मर बोलते हैं, प्लेयर खिलाड़ी होता है, एक्टर पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की एक्टिंग करने वाला जो होता है उसको अभिनेता कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले चलता है किसी भी काम में, आगे चलता है, मतलब पहले उस काम को करता है। जैसे मैंने कहा चलो आज हम लोग ना जंप लगाएंगे वहां से नीचे, तो मैं चला गया जोश जोश में लेकर के, अब मैं कह रहा हूं चलो भाई कूदो, तो आप कहोगे कि सर हम तो आपके भरोसे आए, आप पहले कूदो। तो मैं उस काम को पहले करूंगा तभी तो आपका ट्रस्ट बनेगा, तभी तो आप करोगे, वरना तो तुम डर जाओगे। तो वही चीज होती है किसी भी काम को पहले करना। फर्स्ट टाइम मतलब ये नहीं कि पहली बार कर रहा है, फर्स्ट टाइम का मतलब सबसे पहले कर रहा है। तो उस काम को करने वाला, जैसे मैंने कहा चलो आज लड़ाई करते हैं इन लोगों से, और पहले आप चलोगे तब पीछे वाले चलेंगे, आप ही नहीं चल रहे तो पीछे वाले क्यों चलेंगे, तो उसको हम लोग पायनियर कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आगे चलने वाला होता है हमेशा, उसको क्या कहते हैं, पायनियर। लीडर तो लीड करता है लोगों को, उनको बताएगा ऐसे ऐसे करते हैं, चलो हम लोग ऐसे करते हैं, तो सब लोगों को लीड करते हुए चलता है। लेकिन आगे चलने वाला सेनापति होता है, जैसे कि आगे लड़ रहा है, तो उसको जो है पायनियर कहेंगे। फोररनर होता है पूर्वज, फोररनर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, जो आपके पिछले जो वंशज हैं उनको बोलते हैं। मॉडल होते हैं जो लोग मॉडलिंग करते हैं। लीडर होते हैं आपके नेता, जानते हैं। आगे चलते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स जानते हो, ऑफिसेज में जितने भी लोग काम करते हैं, ऑफिस में ऑफिसर्स काम करते हैं, ऑफिसर्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, डेमोक्रेसी कहोगे, अनार्की कहोगे, ओलिगार्की, सारे के सारे क्रेसी वाले वर्ड मैं आपको करा चुका हूं। ऐसा एक सिंगल वर्ड नहीं मिलेगा इसमें जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जाकर के सर्च कर लो, क्रेसी रूट वर्ड बाय अनिल जादव सर, ओपन स्टडी पर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। डेमोक्रेसी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको पता ही है, हमारे देश में डेमोक्रेसी चलता है, लोकतंत्र। और जो ब्यूरोक्रेसी होता है ये नौकरशाही होता है, जो ऑफिसर्स के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ओलिगार्की होता है कुलीन तंत्र, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो सरकार को चलाता है। और अनार्की होता है अराजकता, जहां पर कोई सरकार ही नहीं होती है उसको अनार्की कहते हैं। देयर इज नो गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनार्की, ठीक है। ऐसी सरकार जहां कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, जो मर्जी आए वो कर रहे हैं, उसको अनार्की बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी ड्रंक। कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप पी नहीं सकते, कोई भी ऐसा कोई ड्रिंक है जिसको आप पी नहीं सकते। तो कोई भी चीज पी, जैसे मैंने कहा नाले में पानी चल रहा है, प्यास लग रही है, पी लो, तो नहीं पी सकते सर, ये पीने योग्य नहीं है। तो कहेंगे कि यार दिस इज नॉट पोर्टेबल, दिस इज नॉट पोर्टेबल, दिस वाटर इज नॉट पोर्टेबल, मतलब ये जो पानी है इसको पी नहीं सकते, ये पीने योग्य नहीं है ना, तो उसको बोलेंगे पोर्टेबल। अगर पोर्टेबल है तो इसको बोलेंगे हाँ दिस इज, या दिस वाटर इज पोर्टेबल। पोर्टेबल वाटर लिखा होता है कई जगह, पीने वाला पानी, पीने योग्य पानी। एडिबल होता है खाने योग्य, कोई ऐसी चीज है जिसको आप खा सकते हैं तो उसको कहते हैं खाने योग्य। यहां पर लिखा हुआ दैट विच कैन बी ड्रंक, ऐसी चीज या ऐसी कोई ड्रिंक जिसको आप पी सकते हैं, पीने योग्य, उसको कहते हैं पोर्टेबल। तो आपको आंसर तो पता चल गया है। एक होता है पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब होता है एकदम टेस्टी, कोई भी चीज है एकदम प्लीजेंट है ना, स्वादिष्ट है, तो उसको कहेंगे पैलेटेबल है सॉरी। और कल्पेबल होता है अपराधिक, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दंड देना चाहिए कि यार इसने गलत किया है, ये व्यक्ति जो है कल्पेबल है, या फिर कैसा है, कल्पेबल है या फिर कल्पेरेट है, ठीक है, तो आप उसको कहोगे कल्पेबल। अपराधिक यानी कि अपराध के योग्य। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल। आप नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट, डल, स्मार्ट, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, दो तरफा, मतलब दो चीज लिख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से, और उसमें से बोलते हैं ना ये व्यक्ति इधर का है ना इधर का है, बीच का है। तो स्पेशली हम इस वर्ड को हिंदी में बोलते हैं बिचौलिया, ठीक है, मतलब दोनों तरफ में से कोई नहीं है। मैंने कहा ये ना तो लंबा है ना नाटा है, तो आप उसको भी मीडियोकर बोलोगे, इसका आंसर हो जाता है मीडियोकर। मीडियोकर मतलब होता है बीच का,
ठीक है, मध्य वर्गीय या फिर सामान्य, है ना, बीच का बोल सकते हैं। फेयर होता है एकदम निष्पक्ष, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम क्लीन, सुंदर। एवरेज होता है औसत। ऑर्डिनरी होता है बिल्कुल साधारण। क्लियर? आगे चलते हैं। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा कष्ट देता है और अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है। सुबह ही सुबह 3 बजे उठ के और 15 किलोमीटर रनिंग लगा रहा है। तो आपकी नज़रों में हो सकता है वो बेवकूफ़ भी हो, क्योंकि वो खुद को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा हुआ है। लेकिन सच बताएं, जब बुढ़ापा आएगा ना, तो वही व्यक्ति होगा जो 95 की एज पर भी आपसे बात कर रहा होगा, और आप होंगे 15 साल के या 20 साल के या 30 साल के, जो भी है, लेकिन वो 95 का होगा, फिर भी आपसे एकदम सटीकता के साथ बात कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा अपने आप को हमेशा। उसने पिज्ज़ा, बर्गर और ये क्या बोलते हैं, गोलगप्पे नहीं खाए अपने टाइम में। उसने क्या किया है, 15 किलोमीटर रनिंग लगाई। हालांकि इनकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, ये पूरी लाइफ के मज़े नहीं ले पाते हैं। लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको नहीं देख पाते हैं। जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, जो टाइम पर सोते हैं, टाइम पर खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको छोड़नी पड़ जाती हैं। लेकिन असल में ये एक सुखद लाइफ होती है इनकी, मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है इनका। हम लोगों का भी सेटिस्फेक्शन होता है। हम लोग जो है दुनिया की बहुत सारी चीज़ लोग कर रहे हैं, जो सिटी के या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो करते रहते हैं कुछ ऐसे काम, तो उनका भी एक जीवन है। भले ही वो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन वो दुनिया में बहुत सारे काम करके जाते हैं। ठीक है, तो ये भी है, दोनों के एक अलग अलग पहलू है, दोनों तरह के लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी लाइफ है आप वैसे जी सकते हैं, कोई किसी पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, जोर ज़बरदस्ती। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसिप्लिनेरियन या एसेटिक। सॉरी, डिसिप्लिनेरियन क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन को फॉलो करता है, अनुशासन में रहता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है एसेटिक, जो अपने आप को बड़ा ही मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखता है। उसको बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति तो तपस्वी होता है, एसेटिक। लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, इसमें कुछ जो है अपने सांसारिक जो है वो होते हैं ना, सांसारिक सुख होते हैं, उनको भी छोड़ना पड़ता है। जैसे कि अपना शादी वादी हो गया, इन सब को छोड़ दिया, या कुछ भी अपना जो चीज़ें होती हैं, लालच होता है ना, मोह माया, सब छोड़ करके अपना अलग ही ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एसेटिक बोला जाता है, मतलब सेल्फ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है। एथिस्ट होते हैं ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक होते हैं। हेडोनिस्ट होते हैं सुखवादी, ऐसे लोग जो हमेशा सुख में बिलीव करते हैं, उनको बस अच्छा अच्छा चाहिए। डिसिप्लिनेरियन होता है अनुशासक। ठीक है भाई। एक और वर्ड है आप लोगों के सामने, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को प्रेम करता है। हर किसी को प्रेम करने का मतलब है कि सबसे प्रेम करता है, मतलब सबके प्रति बहुत एक अच्छी सी भावना रखता है ना, किसी से उसको बैर नहीं है, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता है। ऐसे लोगों को क्या कहोगे, इगोइस्टिक कहोगे, फैटलिस्ट कहोगे, भाग्यवादी, या ह्यूमनिस्ट कहोगे, या ऑल्ट्रस्ट? ऑल्ट्रस्ट कहेंगे। बहुत अच्छा फेवरेट वन वर्ड भी बोल सकते हैं, और ये वोकैबुलरी का वर्ड भी है। ठीक है, ऑल्ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर बड़ी आसानी से दया कर देता है, ठीक है, उनके लिए पिघल जाता है। ह्यूमनिस्ट होता है मानवतावादी, जो मानव जाति के लिए बड़ा सोचता है कि कहीं मानव जाति खत्म ना हो जाए, है ना, मानव ऐसे मतलब मानववादी होता है, मानवतावादी। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, ऐसा व्यक्ति जो फेट में बिलीव करता है। ठीक है, फैट में नहीं, फेट फेट, ठीक है, भाग्य में बिलीव करता है। इगोइस्ट होता है स्वार्थी, मतलब सिर्फ अपने बारे में बात करता है, ये आई एम, मैं हूं। ठीक है भाई। अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, इसको हिंदी में मढ़ैया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मढ़ैया। गांव में अगर आप जाके देखोगे ना, इसको बोलते हैं हेमलेट। जैसे आप गांव कभी देहात में जाओगे कभी घूमने, कुछ लोग तो जा रहे हैं, हम जैसे हैं गांव के हैं, सबको पता ही है। लेकिन कोई ऐसा है जो शहर में जीता हो, तो उसको गांव में जब जाना पड़ जाए तो वहाँ पर देखोगे एक छोटा सा गांव होता है, जिसमें या फिर आप कुछ घरों का एक कलेक्शन होता है। मान लो 20 घर हैं, तो उसको प्रॉपर गांव भी नहीं बनने दिया, एक छोटी सी जगह ऐसी बसा लिए, है ना, एक खेत में घर बना लिए बहुत सारे, तो उसको भी तो क्या कहते हैं, उसको हेमलेट कहते हैं। हेमलेट का मतलब होता है एक छोटा गांव बोलते हैं। मढ़ैया वैसे हिंदी में बोला जाता है, एक छोटा सा गांव। सेटलमेंट क्या होता है भैया, ये अलग चीज़ है, समझौता। कम्युनिटी एक समुदाय होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्संस, एक पर्टिकुलर मतलब कम्युनिटी होती है। कॉलोनी होता है एक पर्टिकुलर कॉलोनी, गली मोहल्ला। ठीक है, चलिए
एक और वर्ड है अ थिंग फिट टू बी ईटन, कोई भी ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं कि हाँ ये खाने लायक है, हाँ सर ये खा सकते हैं, खाने लायक है, ये खाने के लिए रखा है। एक होता है पीने योग्य, एक होता है सुनने योग्य, एक होता है खाने योग्य। इसमें सारे वर्ड दे रखे हैं। देखो यहाँ पर एडिबल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है। एक होता है एलिजिबल, एलिजिबल योग्य होता है किसी भी काम के लायक, ठीक है। और ऑडिबल होता है सुनने योग्य, कोई ऐसी चीज, मैंने कहा कि आई एम ऑडिबल या फिर आई एम ऑडिबल और नॉट, कुछ लोग इसको भी गलत बोल देते हैं। अगर आप लोग बोलते हो एम आई ऑडिबल और नॉट तो गलत है। अगर आपने एम आई ऑडिबल और नॉट लगा दिया, क्या मुझे सुनाई दे रहा है या नहीं, तो ये उसमें दो बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो या तो आपको बोलना है आई एम ऑडिबल और नॉट, मैं सुनने योग्य हूं या नहीं, तो सही है। या फिर केवल इतना बोलो एम आई ऑडिबल। कुछ लोग बोलेंगे एम आई ऑडिबल और नॉट, पकड़ लेना गलती, ठीक है। तो ऑडिबल मतलब सुनने लायक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड है यहां पर, एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है अ लैंड फिट टू बी ग्रोइंग क्रॉप्स, सॉरी अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसी जमीन जहां पर आप जो है कोई भी किसी भी तरह की जो है फसल उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। तो उसको क्या कहोगे आप, उसको स्प्राउट कहोगे या एरेबल कहोगे, एरेबल या स्टरलाइज कहोगे या फिर वनरेबल कहोगे भैया। अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उपजाऊ जमीन जिसको कहते हैं एरेबल कहते हैं। अराइन, अरेन होती है वो होती है बंजर भूमि, और एक होती है एरेबल, एरेबल मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं, खेती की जा सकती है, उपजाऊ जमीन बोलते हैं जिसको। कृषि योग्य, ठीक है, कृषि करने लायक। स्प्राउट होते हैं अंकुरित, अंकुर, ठीक है, जो अंकुरित चने वगैरह होते हैं। स्टरलाइज्ड कहते हैं रोगाणु, रोगाणु जानते हो स्टरलाइज, आपने देखा होगा कि स्टरलाइजर हो रहा है होता है हमारे पास एक मशीन होती है जिसमें हम अपने इक्विपमेंट्स को रख देते हैं, डॉक्टर्स के पास होता है स्टरलाइजर। तो स्टरलाइज्ड मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ कीटाणु रोगाणु होते हैं उनको खत्म करने वाली चीज होती है, उसको स्टरलाइजर, स्टरलाइजर बोलते हैं। स्टरलाइज मतलब रोगाणु, ठीक है। वनरेबल होता है सम्मानित, सॉरी वेनरेबल होता है सम्मानित, वेनरेबल, ठीक है भाई। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। दो चार बातों को ध्यान से सुना करो, आखिरी पॉइंट देखो, हम पूरी वीडियो में ऐसी चीखते चिल्लाते हैं सिर्फ आपके लिए, लेकिन दो चार बातें हम आपके मतलब की ही बोलते हैं, उनको भी सुन के जाया करो। सबसे पहले आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है। चैनल पर अगर आप लोग नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लो, एड फ्री क्लासेस का मजा लो डेली। दूसरी चीज़ है आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सीखना। आप अगर किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को अच्छे से बिल्कुल एकदम फंक्शनली सीखना चाहते हैं कि मुझे नाउन पढ़ना है लेकिन डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी है जिससे कभी मेरे से गलती ना हो, तो भाई 10 से 15 घंटे में आपको नाउन पढ़ाऊंगा, तो आप कुछ छूटेगा आपसे नहीं छूटेगा। तो ऐसी क्लासेस आपको फाउंडेशन कोर्सेज में मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर मिलेंगी। नाम मात्र फीस, ये कोई पैसा कमाना है हमारा वो वाला मोटो नहीं है, ये सिर्फ नाम मात्र फीस होती है। 299 रुपये में पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ पढ़ाता हूं मैं, लेकिन ये ऑफर प्राइस होती है। जब ऑफर आता है स्टार्टिंग में मैं आराम से 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक आराम से ऑफर चलता है कभी कभी। जनरल प्राइस भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जनरल प्राइस हमारी मात्र 599 एक सब्जेक्ट की होती है। अगर आप इंग्लिश पूरी तरह से पढ़ना चाहोगे ना फाउंडेशन कोर्सेज में, तो यही कोर्स मेरा 1500 रुपये और 2000 रुपये में जाता था जब मैं दूसरी जगह पढ़ाता था, ठीक है, क्योंकि वो जगह मेरी थी नहीं थी, वो प्लेटफॉर्म मेरे नहीं थे, तो मेरा यूज किया गया। मैं आराम से कोई 10,000 में बेचे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो सैलरी मिलती है ना भाई, है ना। लेकिन अब मुझे सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है, तो मैं आप लोगों को मात्र 599, जो कि एक सर्वर कॉस्ट होता है, इस पर आपको खर्चा आता है, आपके ऊपर जो खर्चा आता है ना वही होता है। और इसको भी हम ज़्यादातर 299 रुपये ऑफर में ही दे देते हैं, जिससे बच्चों को जो है किसी भी तरह की जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, आराम से बच्चा जो है पढ़ सके। तो किसी को भी अगर इंग्लिश फाउंडेशन क्लास में एंट्री मारनी है, इंग्लिश स्पेशल 4 बैच अभी जो है लॉन्च हुआ है, आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आपके काम है। हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको PDF और बाकी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है और इंग्लिश बाय अनिल जादौन भी है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।